पर्यावरण स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों से मिलकर बना होता है और जैविक और अजैविक घटकों पर होने वाला अवांछनीय और हानिकारक प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, जिससे जैविक क्रियाओं पर नकारात्मक प्रभाव अर्थात हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। प्राकृतिक संतुलन में नकारात्मक प्रभाव पैदा करने वाले अर्थात संतुलन को बनाए विभिन्न प्रकार की जैविक अजैविक क्रियाओं के संतुलन को बिगाड़ने के लिए यह पोल्यूटेंट किसी भी प्रकार में अवस्थित हो सकते हैं, जैसे कि ऊष्मा, ऊर्जा, ध्वनि, रेडियो एक्टिविटी, प्रदूषक किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। यह प्राकृतिक और मानव जनित किसी भी अवस्था में रह सकते हैं। प्राकृतिक में जैसे दलदल से निकलने वाली मीथेन गैस, जानवरों अर्थात सड़ने गड़ने पर निकलने वाली मीथेन गैस, अल्ट्रावायलेट के कारण ओजोन का डिप्लेशन, जैविक क्रियाओं द्वारा CO2 का उत्सर्जन। परंतु अच्छी बात यह है कि प्रकृति द्वारा संतुलन की अवस्था में संतुलित बनाए रखने के लिए इनका रिप्लेसमेंट भी कर देती है। जैसे कि ओजोन के डिप्लेशन से O2 बनता है, परंतु O2 से वापस O3 में कन्वर्जन भी हो जाता है। पौधों का O2 उत्सर्जित करना, जैव विविधता के कारण जीवों का संतुलन अर्थात जनसंख्या में संतुलन बनाए रखना, बायोडिग्रेडेशन के कारण मृदा का उर्वरा बनना, प्रकाशीय परितंत्र और जलीय परितंत्र में भोजन बनाने की अवस्था। इसी तरह हजारों वर्षों से प्रकृति संतुलन अवस्था में निर्मित है अर्थात बनाए रखती है, परंतु मानवीय प्रदूषण के कारण इनके संतुलन में हस्तक्षेप अर्थात इंटरफेरेंस के कारण संतुलन बिगड़ रहा है। जैसे O3 का O2 में कन्वर्जन तो हो रहा है, परंतु O2 का वापस से O3 में कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि CO2 कार्बन और SO2 मीथेन गैस, LCFC, CFC क्लोरीनेटेड गैसें इनमें इंटरफेयर कर रही है। संक्षिप्त में कहा जाए तो O3 का कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, जिनके कारणों में जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है अर्थात संतुलित अवस्था में आने के लिए जलवायु परिवर्तन होता ही है। प्रकृति संतुलित अवस्था में आने के लिए टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना, जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी, भूकंप अर्थात स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों में कन्वर्जन होता ही रहता है। पर्यावरण प्रदूषकों की बात करें तो यह 3 अवस्था में होता है: ठोस, गैस, लिक्विड। ठोस में धूल के कण, एरोसोल, औद्योगिक अपशिष्ट जिनमें पारा, सीसा और एस्बेस्टोस इत्यादि कण आते हैं। और तरल प्रदूषकों की बात करें तो अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट और तेल का रिसाव आम बात है, जो कि बड़ी बड़ी रिफाइनरीज और मालवाहक जहाजों से रिसाव के कारण प्रदूषण फैलता है। और गैसीय प्रदूषकों की बात करें तो SO2, CO, NO2, CFC, SCFC इत्यादि मीथेन गैसें शामिल है। अन्य प्रदूषकों की बात करें तो रेडियो एक्टिव, DDT, भारी धातुएं, प्लास्टिक और रिफाइनरी से निकलने वाला ऑयल, केरोसिन है तथा डीजल, पेट्रोल, प्लास्टिक ये हजारों वर्षों तक खत्म नहीं होता और खत्म होता है तो इन्वायरमेंट में कार्बन की मात्रा बढ़ाता है, जो कि हिमस्खलन बर्फ पर कार्बन की चादर चढ़ा देता है, जिससे बर्फ का गलनांक बढ़ता है अर्थात ग्लेशियर जल्दी से जल्दी पिघलते हैं। एयर पार्टिकल्स की बात करें तो इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93 ऑर्गन, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान अर्थात शामिल है। इसके अलावा नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन आदि गैसें शामिल है। अगर ओजोन गैस शोभ मंडल में अवस्थित है तो यह वायु प्रदूषक का कार्य करती है, और समताप मंडल में है तो यह प्रोटेक्टिव अर्थात अल्ट्रावायलेट की प्रोटेक्टिवनेस के कारण गुड ओजोन में गिनी जाती है। पोल्यूटेंट को प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक के आधार पर देखा जाए तो प्राथमिक प्रदूषकों में कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NO, NO2, CO2, NH3, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कणिकीय पदार्थ PM अर्थात पर्टिकुलर मैटरेट जिनमें माइक्रो पार्टिकल्स शामिल होते हैं। द्वितीय प्रदूषकों में SO2, HNO3, H2SO4, H2O2, O3 शामिल है। गैसीय प्रदूषक SO2, NO2 अर्थात अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बनिक कंपाउंड ये अम्लीकरण का भी लिए जिम्मेदार है। अम्लीकरण के कारण ऐतिहासिक धरोहरों को भी नुकसान होता है और महासागरों का एसिडिफिकेशन भी होता है, जिससे जैविक परितंत्र पर प्रभाव देखने को मिलते हैं। कणिकीय प्रदूषकों में माइक्रो पार्टिकल्स शामिल होते हैं, जो कि धुएं, ताप संयंत्रों, तेल शोधन कारखानों। माइक्रो पार्टिकल्स के कारण एक तो धुंध होती है जिससे विजिबिलिटी कम होती है, दूसरी एयरवेशन सांस लेने में अर्थात अस्थमा पेशेंट के लिए ये काफी ज्यादा हानिकारक है, जिसका उदाहरण हम दिल्ली में पर्टिकुलर मैटर वैल्यू 400 से कभी कभार ऊपर देखने को मिलता है, जिसका कारण दिल्ली सरकार पराली जलाना मानते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर पराली के कारण ही ऐसा हो रहा है, यह
बढ़ावा देती है। एक कारण ये भी है, एक कारण कुछ दूसरा है, पर्टिकुलर मेरिट, इंडस्ट्रियल वैल्यू, ये सब मिलाकर नुकसान थोड़ा ज्यादा प्रभावित करते हैं। हम कुछ प्रदूषकों को देखते हैं जो कि उत्पादन स्रोत, प्रभाव और नियंत्रक उपाय के आधार पर वर्गीकरण देते हैं। जैसे कि पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि रंगीन और गंधहीन होती है। ये उत्पादक स्रोत यह जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से अर्थात स्वचालित वाहनों से और औद्योगिक प्रतिष्ठान, सिगरेट आदि के धुएं से फैलता है, जिनमें घरेलू लकड़ी के दहन से 10%, एल्यूमिनियम संयंत्र से 9.1% और अन्य देखा जाए तो 4.1 और परिवहनों से लगभग 76% शामिल है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुना अधिक हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग क्षमता रखती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड से मृत्यु फास्ट होती है। इसके उपायों की बात करें तो तंबाकू, सिगरेट आदि पर प्रतिबंध लगाना, ऑटोमोबाइल और उद्योग संयंत्रों में फिल्टर का उपयोग करना प्रदूषकों को रोका जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की देखा जाए तो उद्योगों से 15%, परिवहन से 31%, ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रिक संयंत्र जो कि बिजली विभाग है 37% वहां से, और घरेलू और वाणिज्यिक 10% उत्पादन होता है। और इसके प्रभावों की बात करें, ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है अर्थात जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। औद्योगिक क्रांति से पहले इसका PPM अर्थात पर्टिकुलर मेरिट वैल्यू 280 था। अभी वर्तमान में लगभग 400 के आसपास देखा गया है। और उपायों में वनारोपण अर्थात वन का विस्तार करना, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों का प्रयोग करना इसके उपायों में शामिल है। मीथेन गैस के लिए 4% दीमक जिम्मेदार है और 5% जंतु अवशेष अर्थात जंतुओं के पेट में जब माइक्रोबियल कंपाउंड डिग्रेडेशन करते हैं, गैस लीक या डकार लेना, उसमें मीथेन गैस ही उत्सर्जित करते हैं। अपशिष्ट प्रणालियों में 5%, लैंडफॉल में 6%, जैविक दहन में 8%, धान के खेतों से 13%, किण्वन अर्थात फर्टिलाइजेशन से 17%, प्राकृतिक गैस और तेल और कोल खनन से 17% जिम्मेदार है। और आर्द्र भूमियों अर्थात दलदल से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन लगभग 22% के आसपास होता है। और मीथेन के प्रभावों को देखें तो यह तापमान में वृद्धि करती है और कई गुना फास्ट करती है CO2 और अन्य गैसों की तुलना में, जिससे हिमस्खलन अर्थात बर्फ का पिघलना, मौसम में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और इसके नियंत्रण उपायों को देखें तो मानव जनित जितने भी उत्पादन सोर्स है उनसे करीब करीब 60% मीथेन गैस का उत्पादन होता है। अगला क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखें तो जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के तत्व शामिल है, जिनमें से रेफ्रिजरेटर 26%, एरोसोल 26%, सोलवेट समूह 16%, फोम अर्थात जो शेविंग वगैरह करते हैं तो वो कंटेनर होते हैं उनमें अवेलेबल होती है, जो कि 25% के लिए जिम्मेदार है और 7% अन्य समूह शामिल है। इसके प्रभावों को देखें तो ओजोन की अल्पता होगी, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधी धरती पर आएगी और चर्म रोग, कैंसर इत्यादि रोगों की क्षमताएं बढ़ेगी अर्थात जनसंख्या बढ़ेगी। SO2 गैस के लिए 25%, ऊर्जा समुदाय 67%, उद्योग समुदाय 5%, परिवहन और 2% घरेलू और 1% अन्य जिम्मेदार है। SO2 गैस जल के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 का निर्माण करती है, जो कि अम्लीकरण अर्थात ओशियन का, समुद्र का अम्लीकरण करता है और हमारे पर्यटन विभाग को प्रभावित करता है। कैसे? हमारी धरोहर को डिग्रेडेशन अर्थात जैसे कि ताजमहल का संगमरमर का डिग्रेडेशन करता है। अम्ल जो कि अम्ल वर्षा के रूप में हमारे धरोहर जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं, ताजमहल के संगमरमर के जो पत्थर हैं उनका डिग्रेडेशन करती है अर्थात भवनों का संक्षारण, धूम कोहरे का निर्माण करती है और मानव स्वास्थ्य पर प्रभावित करती है। NO2 गैस जो कि ईंधन दहन से 50% और परिवहन से 45% और उद्योगों से 4% जिम्मेदार है। इनके प्रभाव पे देखें, मानव शरीर में इसके अति सांद्रण से मसूड़ों के सूजन, रक्तस्राव, ऑक्सीजन की अल्पता, कैंसर और ओजोन परत के संक्षारण में कमी, अम्ल वर्षा के कारण उत्तरदायी पेन का जो कि त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार है। लेड अथवा सीसा जो कि मोबाइल, उद्योग, ईंधन अन्य से
निकलता है और प्रभावों को देखें यह तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र प्रक्रियाओं और कैंसर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसके उपायों में देखें तो इलेक्ट्रॉनिकल अपशिष्ट का उचित निपटारा, अर्थात ई अपशिष्ट नीति से इसका उचित निपटान किया जा सकता है। और वोलेटाइल कंपाउंड में रंग रोगन, विलायक के रूप में और पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि शामिल है। और इनके प्रभावों को देखें तो ये स्वास्थ्य, जलवायु और खतरनाक प्रभाव डाल सकते हैं। इन पर नियंत्रण फिल्टर प्रणाली द्वारा इनके बेहतर उपयोग से किया जा सकता है। सौरमंडल में उपस्थित ओजोन गैस यह प्रदूषक का कार्य करती है। यह आंखों एवं त्वचा के अन्य विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करती है, प्रतिरोधक क्षमता को घटाती है और सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। इसी प्रकार प्रदूषकों में हाइड्रोकार्बन, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट जैसे कि पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, फॉर्मेल्डिहाइड, पेरोक्सी एसिटिलीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, जिनसे नाक, कान, गले की समस्याएं, जलन आदि हो सकती है। पर्टिकुलर मैट्रेट वैल्यू में 0.01 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर तक के कण अर्थात पदार्थ शामिल है, जिनके लिए 39% घरेलू 15%, औद्योगिक परिवहन 15%, खनिज वैल्यू 15% और अन्य 8 जो कि सीमेंट उद्योग 5% और सड़क वाहन 3% जिम्मेदार हैं। यह कण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को बाधित करते हैं और श्वसन तंत्र पर चिरकालिक प्रभाव डालते हैं। फिल्टर प्रणालियों द्वारा इनको रोका जा सकता है, अर्थात इनका उपाय किया जा सकता है।